हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बॉयल और चार्ल्स के नियम के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था और उसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक पढ़ा था, इसके जो हमारे यूनिट्स होती हैं हीट के, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हीट का, यानी कि थर्ड लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम की। देखिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत आ जाता है और इधर भी फिजिक्स में भी आ जाता है। इस वजह से ये टॉपिक आपको समझना जरूरी होता है, ठीक है। इसका एक यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोस्टैटिक वगैरह में भी आप इसके क्वेश्चंस देख पाएंगे। अभी जब हम आपको क्वेश्चन कराने लगेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्वेश्चन जो है अलग अलग टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इस पूरे चैप्टर को हमने यहाँ पर समराइज करके लिख दिया है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको इसी तरीके से समझेंगे, इतनी चीज़ों को हमको याद रहना चाहिए इस चैप्टर में, तब जा करके हम किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन पे टूटेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ रहे, इस पूरे चीज़ को जो है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ठीक है, गैसों का नियम, ये सारा कुछ, इन सबको एक कॉमन नाम से कहते हैं लॉ ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों के नियम। गैसों के नियम, अब जैसे गैसेस होती हैं तो उनका कुछ ना कुछ नियम होता है कि कब वो एक्सपेंड करती हैं, वो गर्म करने पर क्या रिएक्शन करती हैं। जैसे कि भाई पानी होता है, पानी को आप गर्म करते हैं तो वेपराइज होने लगता है, भाप बनने लगता है, ठीक है। उसी तरीके से गैसों में क्या होता है, गर्म करने पर उस पर प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है गैसों के ऊपर, ठीक है, उसका वॉल्यूम कम करने से, ज़्यादा करने से क्या इफेक्ट होता है। तो सबका अलग अलग इफेक्ट होता है गैसों के ऊपर। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ गैसेस में, यानी कि गैसेस किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, उनका क्या नियम होता है, इसमें हम लोग बात करते हैं। तो अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग नियम दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉयल के नियम के बारे में, ठीक है। तो बॉयल का नियम क्या होता है, समझिए। इनका नियम क्या है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। बॉयल ने कहा कि स्थिर ताप पर, ध्यान रखिएगा, स्थिर ताप पर, यानी कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। क्या इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि टेम्परेचर जो है, जैसे कि जो गैस है, ठीक है, किसी चीज में गैस रखी हुई है, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, और उसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान है और उसका जो आयतन है, ठीक है, उसका जो गुणनफल होगा, ठीक है, यानी कि प्रेशर का जो है, मतलब कि उसके द्रव्यमान के कारण उस पर जो प्रेशर है और जो उसका आयतन है, उसका गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। कहने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया, ठीक है, या फिर सर्कल लिया, इसमें हमने क्या किया, गैसेस भर दी। सर्कल का मतलब यहाँ पर कोई बैलून हो सकता है, ये मान लीजिए कि, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक बैलून है एक तरीके से। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने कोई गैसेस भर दी है। तो अब इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेशर होगा और कुछ ना कुछ यहाँ पर इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसको हम P1 कह दें, इसको V1 कह दें, ठीक है। और अब जब यही एक्सपेंड करेगी, ठीक है, तो यही जब एक्सपेंड करेगी तो उसका जो प्रेशर होगा और जो उसका वॉल्यूम होगा, उनका मल्टीप्लाई इनके मल्टीप्लाई के बराबर रहेगा। क्या कहने का मतलब हुआ, फिर से समझिए। यहाँ पर हमने कहा कि ये इस तरीके से बैलून है, ठीक है। अब ये बैलून में कुछ प्रेशर होगा, हमने कहा P1 है, ठीक है, P1 हो गया। इसमें कुछ वॉल्यूम होगा, भाई P1 का मतलब कुछ प्रेशर होगा, और कुछ इसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, हमने कहा V1 है, ठीक है। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मान लीजिए कि कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पर क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया या फिर वॉल्यूम को कुछ भी कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने मान लीजिए प्रेशर को चेंज कर दिया, कैसे भी करके, किसी चीज़ से हाथ से दबा करके, किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो प्रेशर जो है P2 हो गया, तो वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ठीक है, वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा प्रेशर के घटाने बढ़ाने की वजह से। तो मान लीजिए V2 हो गया, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये जो आएगा, ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है। मतलब कि ये दोनों एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आएंगे। बात समझ पा रहे हैं, लेकिन इसी गैस के लिए हो रही है बात, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कुछ गैसेस आप निकाल दीजिए, समझिएगा बात को, यहाँ पर समझ पा रहे नहीं। तो ये P1 और V1, यानी कि जो पहले का है, ठीक है, और वो जो बाद का P2 उसके बराबर होगा, ठीक है। यही कौन कहता है, बॉयल कहते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर होता है
और जो आयतन होता है उनका जो गुणनफल होता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो इनके नियम को आप ध्यान रखेंगे कि ये जो बॉयल का नियम होता है ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे ध्यान रख पाएंगे, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है कैसे ध्यान रख पाएंगे, तो देखिए इनका नाम है बॉयल। बॉयल का मतलब क्या होता है, बॉयल का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे बॉयल हो रही है, ठीक है, ऐसा उबल रही है। ठीक है, तो उबल रही है कहने का मतलब है कि इनके नाम के उल्टा अपना उनका रूल है, क्योंकि बॉयल करने पर क्या होता है, कोई चीज़ पहले शांत रहती फिर जब बॉयल करते तो वो उबलती, यानी कि टेम्परेचर उसमें चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर इनके नियम में जो है ये चीज़ नहीं दिखती है। ठीक है, तो नाम के उल्टा ये काम करते हैं, है ना। भारत में कहते हैं कि हाँ भाई जिस तरीके से आपने काम किया वही आपका नाम है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि अपने नाम के हिसाब से तुम कभी काम नहीं करोगे, है ना, उल्टा काम ही करोगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। चलिए, तो ये समझ गए बॉयल का नियम छोटा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स के नियम की बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन करना है ना, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी से चलेंगे। तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम समझिए। तो चार्ल्स का नियम यहाँ पर बहुत लंबा है, इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है, हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बताते हैं कि ये सब क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। ठीक है, तो देखिए चार्ल्स क्या कहते हैं, चार्ल्स कहते हैं कि यहाँ पर आपका जो प्रेशर है, ठीक है, जो दाब है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि आपका क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। जब प्रेशर कांस्टेंट रखा इन्होंने, ठीक है, फिर जब गैसेस के ऊपर ट्रायल किए, उस पर चेकअप्स किए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो उनको ये देखने को मिला कि अगर हम किसी भी गैसेस का, ध्यान से समझिएगा, अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो वो जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो जो टेम्परेचर होता है, मतलब उस टेम्परेचर पर, ठीक है, उस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है, जैसे कि हमने 1 डिग्री बढ़ाया तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम आएगा, तो वो जो वॉल्यूम होता है उसी गैस के 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होता है उसी से 1/273 गुना बढ़ जाता है। क्या कहने का मतलब हुआ, समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम इसको समझा रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, हमने लिखा हुआ है कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन, समझिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का वॉल्यूम क्या है, V0 है या फिर V0 है। ठीक है, यानी कि एक गैस है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई सी गैस है इस तरीके से हमारे पास में, ठीक है, इस तरीके से गैस हमारे पास में, और 0 डिग्री सेल्सियस पे हम इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसका क्या देखा, आयतन देखा। और इसका आयतन मान लीजिए कि, चलिए हम मान लीजिए कि इसको हमने किसी चीज़ में भर करके ही रखा हुआ है, ठीक है, भर करके ही रखा हुआ है, इस चीज़ में हमने भर करके गैसेस को रखा हुआ है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने इसके आयतन को देखा तो इसके आयतन को हमने V0 कहा या फिर V0 कहा। ठीक है, ये हो गया। तथा T डिग्री सेल्सियस पर आयतन जो होगा, यानी कि मान लीजिए कि T डिग्री सेल्सियस हमने इसको इंक्रीज किया, या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 डिग्री है वैसे हो सकता है, जैसे 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो मान लीजिए कि हमने कहा कि 1 डिग्री सेल्सियस पे अब इसका आयतन क्या होगा, क्योंकि देखिए आप ये समझिए कि टेम्परेचर के बढ़ाने और घटाने से इसके वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट ही हो चुका है। तो बची है केवल 2 चीज़, एक वॉल्यूम बचा और एक टेम्परेचर बचा है। तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे, आप खुद से सोचिए कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो गैसेस फैलती हैं, वो दूर भागने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जब हम 1 डिग्री सेल्सियस पर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या फिर हम T टेम्परेचर पर निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसको वॉल्यूम का क्या होगा वो हम कैसे पता करें, इसी चीज़ को बताते हैं चार्ल्स। ठीक है, क्या बताते हैं कि अगर आप पता करना चाहते हैं, जैसे कि हम ये तो पता कर सकते हैं भाई, एक चीज़ तो हम पता कर सकते हैं कि 0 डिग्री पर किसी गैस का वॉल्यूम हमने पता कर लिया, निकाल लिया, हमने उसको नोट डाउन करके रख लिया। अब हमको पता करना कि उसी गैस का 1 डिग्री पर कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने कहा, चार्ल्स ने कहा कि 1 डिग्री पर निकालने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस पर निकालने के लिए कैसे पता करोगे, पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम मान रहे हैं कि मतलब 1 डिग्री सेल्सियस पे उसका आयतन V1 है, ठीक है, V1 हम मान रहे हैं, उसका आयतन क्या है, V1 है। तो V1 किसके इक्वल होगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, बस आप इधर उधर मत कीजिएगा, समझिएगा फोकस करके। तो V1 क्या होगा, V1 क्या आएगा, उन्होंने कहा कि जो इसका पहले का मतलब पहले का वॉल्यूम है उसमें से 1 बटे, यानी कि 1/2
273 यानी कि 273 गुना जो है 1/273 बोल रहे हैं, उतना गुना बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे कि वॉल्यूम पहले V0 तो था ही, V0 तो था ही, ठीक है। उसमें से क्या हो जाएगा आपका, उसमें से आपका V0 का कितना बढ़ जाएगा, 1/273 गुना, मतलब बहुत ही थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा जब आप 1 डिग्री के लिए निकालेंगे। बात समझिएगा ध्यान से। चार्ल्स ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं, हर एक टेम्परेचर पर ये पता कर सकते हैं कि कौन सी गैस का कितना वॉल्यूम होगा। बस हमको ये ध्यान रखना होगा कि उस गैस का 0 डिग्री पर कितना था, ठीक है। 0 हम पता कर लेंगे, बाद में हम किसी भी पर निकाल सकते हैं। फिर से समझिएगा, हमने कहा कि 0 डिग्री पर इसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है। हमने कहा कि 1 डिग्री पर बताओ इस गैस का कितना होगा, तो हमने कहा कि 1 डिग्री पर कैसा होगा, 1 डिग्री पर निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, मतलब कि 0 डिग्री पर वॉल्यूम है, उसमें से जितने का आप निकाल रहे हैं, जितने डिग्री का आप निकाल रहे हैं, उतना जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये 1 का निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर हम T से बात करें कि T डिग्री पर निकालो, ठीक है, T डिग्री पर, सॉरी T टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर जो है ये T आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो इतना गुना जो है वो बढ़ जाता है। फिर से जैसे कि मान लीजिए कि हमको कितने पर निकालना है, हमको निकालना है मान लीजिए कि हमको 0 डिग्री पर पता है कि एक कोई गैस है, उसका वॉल्यूम इतना है, उसका आयतन इतना है। हमको निकालना है कि उसका 10 डिग्री पर कितना आयतन होगा। तो 10 डिग्री पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसको निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, V0 तो रखेंगे ही, वो तो रहेगा ही, थोड़ा सा और बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा भाई, V0 का 10/273, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, किसका, उस गैस का 10 डिग्री पर। बात समझ पा रहे हैं? तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि अगर किसी भी गैस का आयतन जो है 0 डिग्री पर V0 होता है, ठीक है, तो T टेम्परेचर आयतन, मतलब T टेम्परेचर पर या फिर T डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन जो होगा VT अगर हम मान रहे हैं, तो VT हम कैसे निकालेंगे, V0। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे आ गया, ये फॉर्मूला तो दूसरा है, तो दूसरा नहीं है बाबा। यहाँ पर ये देखिए, ये V और V है, V को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस ये सब गायब हो जाएगा, तो 10 और यहाँ से 273, ठीक है। 10 का मतलब यहाँ पर आपको T लेना पड़ेगा। हम ये तो समझाने के लिए कि एग्जाम्पल लिए थे, 10 लिए थे, 1 लिए थे, तो यहाँ पर T आएगा, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि चार्ल्स का नियम क्या है, हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। लास्ट में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए लास्ट बार समझिए, इतना समझ गए हैं, फिर से एक बार लास्ट बार समझिए, लास्ट बार अच्छे से समझिए, ध्यान से, बहुत आपको भागना नहीं है। चार्ल्स ने क्या कहा, चार्ल्स ने कहा कि आप हमको किसी भी गैस का 0 डिग्री पर वॉल्यूम बता दो कि 0 डिग्री पर वो कितना रहता है। क्योंकि देखिए टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसका भी आयतन बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो भागने की कोशिश करेगी, गैसेस भागने की कोशिश करती है, और अगर आप उसको ठंडा करते जाते हैं तो वो सिकुड़ करके पास में आती है, तो उसका आयतन कुछ कम होता है, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि आप हमको बता दो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन कितना होगा, ठीक है, किसी गैस का आयतन क्या होगा, तो हमने मान लिया कि वो आयतन V0 होगा, ठीक है। सब गैसेस के लिए कॉमन हमने मान लिया V0 होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि ये बताओ कि ठीक है, ये 1 सेकंड, ये 0 रहना चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये मान लिया, लेकिन हमने कहा, ठीक है, हमने कहा कि ऐसा करो कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर तो हमने नाप लिया है, लेकिन अगर हमको 10 डिग्री पे निकालना है, हमको 20 डिग्री पे निकालना है, हमको 50 डिग्री पे, क्योंकि तरह तरह के टेम्परेचर पर हमको गैसेस का आयतन पता करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर चार्ल्स ने बताया एक नियम कि ऐसा करो कि आपको अगर ये 0 डिग्री वाला पता है तो आप किसी भी टेम्परेचर पर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, उसको निकालने के लिए जैसे कि मान लीजिए कि आपको निकालना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना होगा, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस जब आप करेंगे किसी भी गैस का तो कुछ ना कुछ आयतन तो बढ़ेगा, ठीक है। जो 0 डिग्री पे है वही उससे तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वही यहाँ पर बता रहे हैं कि इतना जो आयतन है वो तो रहेगा ही, ये वाला तो रहेगा ही, ये वाला तो रहेगा ही, इसके साथ साथ इसी में और आयतन ऐड होगा, यानी कि और वो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, ये जो आपका आयतन है इसी का, ये जो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है,
उस टेम्परेचर का कितना गुना 1/273 गुना। तो 25 का इतना गुना करेंगे तो यही तो आ जाएगा ना 25, चाहे यहाँ लिख दीजिए चाहे यहाँ लिख दीजिए, तो 25 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई ध्यान रखिएगा, और ये क्या आएगा 273 गुना। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इसका वॉल्यूम कितने डिग्री पर, 25 पे। अब आप इसमें से V0 को कॉमन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 25 और यहाँ से 273। ठीक है, चार्ल्स का नियम इस तरीके से आप समझिए ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताया है। ठीक है, आसान तरीके से। तो ये V0 हो गया इतना। ठीक है, तो अब आपको अगर 0 डिग्री पर दे दिया गया है तो क्या आप किसी भी टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं कि कितना उसका आयतन होगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए 0 डिग्री का आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, या फिर ठीक है वो लिखा रहेगा, तो आप उसको रख करके पता कर सकते हैं कितना होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो कितना आसान सा अच्छा सा नियम दिया आपको। निकालना है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है कितना आयतन होगा गैस का। तो आपको कुछ नहीं करना, V0 और उसके बाद 1 प्लस यहाँ पर 25 था वहीं पर 100 कर दीजिए और 273 तो रख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 100 डिग्री पर आ जाएगा वॉल्यूम। बात समझ पा रहे हैं? तो कितना आसान नियम बताया चार्ल्स ने। ठीक है, बहुत आसान तरीके से नियम बता दिया कि किसी भी टेम्परेचर पर आप निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का वॉल्यूम। ध्यान रहेगा ये नियम। चलिए ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है ना कि हम जितना पढ़ ले रहे हैं बस वही आएगा। ठीक है, और ये टॉपिक हमको समझ नहीं आता है, इसमें बोरिंग लगता है, ये होता है वो होता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। देखिए ऐसा नहीं है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। और अगर 1 सेकंड के लिए हम आपसे कहें कि इस टॉपिक से अगर छोटा सा भी क्वेश्चन आ गया ना, एकदम हल्का सा क्वेश्चन आ गया, तो फिर आपका माथा वहाँ पर ठीक है पसीना आने लगेगा कि यार कैसे करें, क्योंकि एकदम छोटा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और दूसरा बच्चा जो थोड़ा सा भी उसको पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला ध्यान है, वो कर लेगा, आप वहाँ पर फंस जाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम इन चीज़, और इससे बहुत बड़े आपको हार्डली क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि बहुत डीपली अगर चला जाएगा तो बहुत बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सरफेस ही क्वेश्चन बनते हैं, सरफेस के ही क्वेश्चन लगभग बनते हैं, कहने का मतलब है कि सतही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कठिन नहीं बनते हैं। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा। चलिए, तो समझ गए ये चार्ल्स का नियम क्या है। चलिए अब चार्ल्स का एक दूसरा नियम भी है। ठीक है, चार्ल्स के नियम को ही थोड़ा सा सॉल्व किया गया। इनका ये जो नियम है इसी को थोड़ा सा सॉल्व किया गया। कैसे सॉल्व किया गया भाई, इनको कहा गया कि आप अलग अलग वॉल्यूम पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। अलग अलग वॉल्यूम पे कहने का क्या मतलब हुआ, अलग अलग वॉल्यूम पे कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि ये वॉल्यूम ये क्या है, T पे है, मतलब टेम्परेचर पे, तो किसी और टेम्परेचर पे कुछ और वॉल्यूम होगा। तो इन्होंने कहा कि एक वॉल्यूम V1 कीजिए। ठीक है, V1 कीजिए, मतलब वो कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है, वो V1 आ रहा है, तो उसका जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर ये आपका V0 और यहाँ पर करके 1 और प्लस, और टेम्परेचर में क्या आएगा T1, क्योंकि हमने यहाँ पर V1 रखा है तो यहाँ पर T1 आएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा 273 आएगा। समझिएगा क्वेश्चन को, ये पहला हो गया। दूसरा कहा कि एक और वॉल्यूम निकालिए। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम, तो ये कितना आएगा V0 प्लस यहाँ से T2 और यहाँ से 273, इस तरीके से आएगा। ठीक है, यही आएगा। अब इसको थोड़ा सा कहा कि सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो V0 जो है ये V0 ही रहेगा। ये चीज़ अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस में, मतलब एलसीएम लेकर के अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका आएगा एलसीएम आएगा 273 और यहाँ से आ जाएगा 273 प्लस T1। ठीक है, इस तरीके से आपका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो V0 और यहाँ से देखेंगे तो 273 और यहाँ से 273 प्लस T2। भागिएगा मत इन सारी चीज़ों से, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे भागेंगे फिर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएगा, जान लीजिएगा। ठीक है, आपके सेट में वही आएगा, फिर परेशान हो जाएंगे। चलिए, तो अब देखिए ये चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कोई चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही हर एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी होती है। बच्चे पढ़ाई को समझते हैं कि भाई हर समय जब मजाक चलता रहे तभी वो पढ़ाइए, सीरियसनेस थोड़ा सा लाइए पढ़ाई में अपने। ठीक है, क्योंकि अगर आप मजाक समझते रहेंगे तो फिर हो चुका है, ये सारी चीज़ मजाक की नहीं है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मेहनत की है तब जा करके आपको बता रहे हैं, तो कम से कम उसी मेहनत के साथ आप पढ़िए तो। ठीक है,
चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये सेल्सियस में लिखी गई हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू जो रखते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखते हैं, ध्यान रखिएगा। किसकी वैल्यू रखते हैं? डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर जो T है ये डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर जो अभी आप देख पा रहे हैं ये वाला टर्म, इसमें आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? 273 प्लस T1, ठीक है। उसके नीचे वाले में लिखा है 273 प्लस T2, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया था कि जो हमारा डिग्री सेल्सियस का, ये आपका डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में अगर हम 273 जोड़ देते हैं तो वो किसकी वैल्यू हो जाती है? वो किस में वैल्यू हो जाती है? डिग्री केल्विन में हो जाती है, ठीक है। केल्विन में चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब है, और जो डिग्री केल्विन में चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? परम ताप कहते हैं, ध्यान रखिएगा। डिग्री केल्विन में कोई भी वैल्यू जो टेम्परेचर की होती है वो परम ताप कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? परम ताप कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारा कुछ हमने पढ़ाया है। बस बच्चे सोचते हैं कि बस हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, वही सब कुछ उनके लिए हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी कोई टर्म आ जाएगा तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रखा ही रह जाएगा, ठीक है, कुछ कर नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस टोटल को मिला करके हम यहाँ पर इस टेम्परेचर को परम ताप कह सकते हैं, ठीक है, परम ताप कह सकते हैं। तो V2 सॉरी, यहाँ पर V0 यही रहेगा, और ये मिल करके इसको हम लोग कैपिटल T1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कैपिटल T1। अब जो यहाँ पर T1 है इसकी वैल्यू किस में रखी जाएगी? केल्विन में रखी जाएगी। यहाँ पर जो T स्मॉल में है इसकी वैल्यू किस में है? इसकी वैल्यू यहाँ पर सेल्सियस में है। ध्यान रखिएगा, दोनों फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर सेल्सियस में रखेंगे, इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर आप किस में रखेंगे? केल्विन में रखेंगे। केल्विन में नहीं दिया है, सेल्सियस में दिया, तो केल्विन में चेंज करके फिर रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके नीचे क्या आएगा आपका? 273, ठीक है, वो तो रहेगा ही। उसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा? V0, और उसके बाद आपका T2, और यहाँ पर 273। अगर अब हम इन दोनों का रेशियो ले लें, ठीक है, इन दोनों का क्या कर लें? रेशियो ले लें। क्या कर लें? रेशियो ले लें। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो रेशियो क्या बनेगा? अगर हम V2 बाई V1 कर लेते हैं, ठीक है, जो बाद का वॉल्यूम है और पहले का वॉल्यूम जो है उनका रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो क्या बनेगा भाई? रेशियो यहाँ पर बनेगा ये अपॉन में ये, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप अपॉन में करेंगे तो आपका ये तो कट ही जाएगा और ये भी साथ में कट जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल आपका ये पहले है, मतलब कि ये इधर है और उसके बाद ये है, ठीक है। तो आपका T2 यहाँ पर आ जाएगा और T1 यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये इस तरीके से आपका बन जाएगा रिलेशन। आप नहीं तो इसको अपॉन करके एक बार देख लीजिएगा, यही रिलेशन बन करके आएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन ये बन जा रहा है टेम्परेचर और वॉल्यूम में। तो यही जो फॉर्मूला बन करके आता है, इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं चार्ल्स का दूसरा नियम, गैस के आयतन तथा परम ताप में संबंध। ठीक है, गैस का आयतन ये है, परम ताप ये है, इनमें एक संबंध बन जाता है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और अच्छे से करके लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया है इस तरीके से। यहाँ पर क्या कर दिया गया है आपको, देखिए इसमें V1 ऊपर कर दिया गया है, यानी कि अगर हम चाहे तो इसको इधर भेज सकते हैं और T2 को नीचे, कहने मतलब 2 और 2 को साथ कर दिया है, 1 और 1 को साथ कर दिया है। तो यहाँ पर V2 हो जाएगा और इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर ये T2 हो जाएगा आपका, और इक्वल में ये V1 उधर जाएगा तो V1 ऊपर हो जाएगा और T1 नीचे रहेगा, सॉरी T1 यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, बस थोड़ा अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो है आपका बन करके जो आ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं चार्ल्स का दूसरा नियम, क्योंकि ये चार्ल्स के ही नियम से आता है तो इसको हम लोग चार्ल्स का दूसरा नियम कह देते हैं। और ये जो होता है ये भी किसके बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेशर जो है वो स्थिर रहता है। ठीक है, स्थिर माना जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है चार्ल्स के नियम में। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे भी करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है दाब का नियम। प्रेशर का लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का लॉ क्या कहता है भाई, देखिए अब यहाँ पर ये जो नियम है ये चुराया गया है, कहाँ से, चार्ल्स के नियम से। देखिए कैसे, ये जो नियम है सेम उसी तरीके से जो हमने चार्ल्स के बारे में बताया। ठीक है, चार्ल्स का नियम क्या कहता है भाई, चार्ल्स का नियम कहता है कि यहाँ पर वॉल्यूम है,
ठीक है, और टेम्परेचर की बात करता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये दाब की बात करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि, ध्यान से समझिएगा, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का दाब, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का दाब जो है ये है, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि किसी गैस का 0 डिग्री पर क्या है, वॉल्यूम ये है, ठीक है, V0 है। तो उसी तरीके से प्रेशर भी उसका कुछ ना कुछ होगा। तो हमने कहा कि जब हम उसको एकदम 0 डिग्री पर ठंडा करते हैं, 0 डिग्री तक उसका टेम्परेचर ला करके रखते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो उस प्रेशर को हमने मेजर करके बता दिया कि वो P0 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब हम T टेम्परेचर उसको बढ़ाते हैं, T डिग्री सेल्सियस उसको इंक्रीज करते हैं, तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, PT हो जाता है। अब वो कितना होगा, PT कितना आएगा, तो उसको बताने के लिए यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप VT निकाल रहे थे वैसे आप PT निकालेंगे और V0 की जगह आप P0 रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि जो यहाँ पर वॉल्यूम हम लोग रख रहे थे, अब यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, प्रेशर को रखेंगे, ठीक है। तो प्रेशर को यहाँ पर हम रख सकते हैं, उसके बाद बाकी का सारा फॉर्मूला वैसा ही है। तो इसी फॉर्मूले से, जैसे कि हमने इन दोनों मतलब इनका रेशियो लेकर के ये बनाया, उसी तरीके से आपको एक चीज और यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि गैसों के दाब तथा परम ताप में संबंध। बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि इन दोनों का आप समझ गए तो इन दोनों का आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया चार्ल्स के नियम के हिसाब से, और ये उनका दूसरे नियम के हिसाब से जो यहाँ पर बताया गया कि आयतन और परमताप में संबंध है। ये आयतन ना लेकर के दाब और परमताप में संबंध बता रहा है। तो दाब और परमताप में भी यही संबंध होता है जो इसमें संबंध होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए इधर कुछ नहीं है, छोटा छोटा चीजें हैं। तो देखिए इधर सबसे पहले है अगला पॉइंट, आइडियल गैस, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सेकंड पानी पी लेते, थोड़ा सा गला सूख रहा है। क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग आइडियल गैस कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। आदर्श गैस कहने का क्या मतलब है, देखिए किसी भी चीज को आदर्श हिंदी में या फिर आइडियल कहने का मतलब है कि एक ऐसी चीज मानी जाती है जो कि एक्चुअल में कहा जाए कि वो इतनी ही होगी। जैसे कि कहा जाता है कि आदमी को अच्छा बनना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, और सभी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमको इस तरीके से, मतलब जितनी भी तरह तरह से बुराइयां हैं वो सब इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब जा करके वो इंसान होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो वो क्या हो रहा है, जो हम एक दिमाग में बना पा रहे हैं कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो सबकी हेल्प कर रहा हो, ठीक है, किसी को परेशान नहीं कर रहा हो, बच्चों से प्यार कर रहा हो, मम्मी पापा से प्यार कर रहा हो, उनको गाली नहीं दे रहा हो, किसी को गाली नहीं दे रहा हो, ठीक है, एकदम हर तरीके से जितना भी आप अच्छा डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या होगा, एक आइडियल इंसान होगा जितना सबको बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा बनने में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसा होने में दिक्कत है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आइडियल गैसेस होती हैं। तो कुछ कुछ इसके नियम होते हैं, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जिस टर्म को अगर जो फॉलो करता है या फिर उतना होता है, वही हमारा क्या होता है, एक आइडियल गैस होता है, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो देखिए पॉइंट्स में सबसे पहले है बॉयल और चार्ल्स का नियम का पालन करें, ठीक है। बॉयल ने कुछ नियम दिए गैसों को लेकर के, तो इस नियम का पालन करना चाहिए वो गैस, ठीक है, कोई भी गैस, ठीक है। और चार्ल्स ने जो नियम दिए उसका भी पालन करना चाहिए। तो चार्ल्स और बॉयल के नियम का पालन सॉरी करना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगी, पहला पॉइंट हो गया कि जब वो आदर्श गैस कहलाएगी, ठीक है, दोनों का नियम का पालन कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक। व्हाट इज द दाब प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, क्या है भाई ये सब? देखिए यहाँ पर आपने दो चीज पढ़ी, एक चार्ल्स के बारे में पढ़ा और एक उसका नकलची रूल, ये दाब के नियम के बारे में पढ़ा। तो इसमें हमने आपको बताया कि ये जो होता है, जब आप किसी भी टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो कुछ ना कुछ उसका आयतन बढ़ता है। कैसे पता करते हैं? पता करते हैं कि वो कितना गुना बढ़ जाता है, ठीक है, कितना गुना बढ़ता है। तो हमने बताया था कि उस टेम्परेचर का 1/273 गुना जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो 1/273 गुना बढ़ता है।
ठीक। तो यहाँ पर जो चार्ल्स का नियम है ये आयतन के लिए है, तो इस वाले मतलब कि इस यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिख रही है 1/273, इसको हम लोग कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। क्या कहते हैं? आयतन प्रसार गुणांक। और जब आप प्रेशर वाले पे जाते हैं तो इसमें भी वही चीज आती है, देखने को मिलती है 1/273। ठीक है, इसमें भी आपको देखने की मिलती है कि 1/273 गुना होना चाहिए, यानी कि प्रेशर में भी ये चीज काम करनी चाहिए। तो ये दोनों जो गुणांक है बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये गुणांक कुछ और है ये गुणांक कुछ और है। अगर दोनों गुणांक चेंज नहीं होते हैं, बराबर होते हैं, तब हम कहेंगे कि ये आइडियल गैस है। अगर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसकी वैल्यू कुछ और होती है, इसकी वैल्यू कुछ और होती है, तो यहाँ पर ये जो होगा वो गैस आइडियल गैस नहीं होगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? चलिए अगला पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है, अणु छोटे हों, यानी कि जो इसके अणु होने चाहिए छोटे होने चाहिए। ठीक है, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे होने, और इनके बीच कोई भी आकर्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी अणु के बीच में। ठीक है, फिर जाकर के वो क्या कहलाएंगे, वो एक आइडियल गैस कहलाएंगे, आदर्श गैस कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आप इसको ध्यान रख पाएंगे। बॉयल का नियम, यहाँ पर ये दोनों बराबर रहने चाहिए ये, क्योंकि ऐसी कंडीशन आपको बना करके दी जा सकती है कि ये गैस जो है आइडियल है कि नहीं है। आपसे ऑप्शन में इन सारी चीज़ों को दे दिया गया, अब वहाँ पर आप परेशान है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर, ये दे सकता है जो आयतन प्रसार गुणांक और ये। ठीक है, कंडीशन दे दिया कि आयतन प्रसार गुणांक ये है, क्या ये बराबर होगा तब आइडियल गैस होगा, कि बड़े मतलब कि बड़ा होगा तब होगा, कि छोटा होगा तब होगा, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरीके से आपको दे दिया। तो जब कब होगा, जब वो बराबर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे क्या है, अगला पॉइंट हमारा गैस समीकरण। अब ये गैस समीकरण क्या है, तो ये जो जितने नियम हम सब पढ़ते आ रहे हैं, ये सबको लेकर के ये सारे रूल्स बनाए जाते हैं। तो ये है गैस समीकरण, इसको हम लोग कहते हैं गैस का इक्वेशन। कैसे बनती है गैस इक्वेशन? प्रत्येक गैस के लिए ये इक्वेशन बनती है, PV इक्वल में KT। ठीक है, PV क्या होती है? P आपका प्रेशर होता है, V आपका वॉल्यूम होता है, K आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, अभी बताते हैं K क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर T क्या होता है? आपका टेम्परेचर होता है। K क्या होता है? K को हम लोग कहते हैं विशिष्ट गैस नियतांक। और यहाँ पर हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। ठीक है, बच्चे बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन रखते हैं, क्योंकि देखिए जितना आप समझ करके चीज़ों को चलेंगे उतना आपका जो राह होगी ना सरल हो जाएगी। जैसे कहते हैं बच्चे, जैसे जो बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है, कभी कभी पूछने आएंगे हमसे, या फिर कहीं भी आप लोग जैसे हैं, ठीक है, जो बच्चे पढ़ते होंगे या जो बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, आपने ये चीज़ देखी होगी कि कोई बच्चा आएगा आपके पास में पूछेगा यार कैसे पढ़े, कैसे आप तुम समझ लेते हो, कैसे सब कर लेते हो जल्दी जल्दी, कैसे तुमको समझ आ जाता है यार, तुम्हारे पास दिमाग है, ये है वो है। ठीक है, ये सारी चीजें बोलता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि इसको क्यों समझ आता है। ठीक है, उसको समझ ही आता है क्योंकि वो चीजों को उतना आपको रटता नहीं है। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करता है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि विशिष्ट गैस नियतांक। क्या लिखा है? विशिष्ट गैस नियतांक, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। तो अब इसके नाम में क्या है? नाम लिखा है कि विशिष्ट गैस नियतांक, यानी कि स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, या फिर विशिष्ट का क्या मतलब होता है? विशिष्ट का हिंदी में अगर आप देखेंगे तो विशेष से निकल करके आता है, विशेष। और स्पेसिफिक से आप देखेंगे तो स्पेसिफिक से आपको निकल के आता है कि स्पेशली किसी के लिए। ठीक है, स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें निकल करके आती हैं, स्पेशली या फिर स्पेशल, और यहाँ पर उसी चीज की हिंदी विशिष्ट। ठीक है, स्पेशल की हिंदी क्या होती है? विशिष्ट, या फिर विशेष होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो निकल करके आ रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब हो रहा है कि किसी एक विशेष चीज के लिए बोला जा रहा है, किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए, स्पेशल चीज के लिए बोला जा रहा है। तो जब भी किसी भी चीज में आपको जैसे ये लिखा हुआ मिल गया कि विशिष्ट गैस नियतांक, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, तो आप वो समझ जाइए कि ये जो गैस कांस्टेंट है ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ? स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि अगर हाइड्रोजन के लिए कुछ और है तो ऑक्सीजन के लिए कुछ और होगा, नाइट्रोजन के लिए कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और होगा, उसके लिए कुछ और होगा, उसके लिए कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक है, विशेष है। इसके लिए कुछ, इसके लिए विशेष है वो ना, स्पेशल होगा, अलग होगा, उसके लिए अलग होगा, उसके लिए अलग होगा, उसके लिए अलग होगा। यानी कि जिसमें भी आपको स्पेसिफिक वर्ड दिखे, ठीक है, कहीं भी किसी में भी, तो उसमें समझ जाइए कि सब चीज के लिए अलग होगा। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम बताएं तो वहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, रेजिस्टेंस वाले में,
रेजिस्टेंस वाले में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर रजिस्टिविटी, ठीक है, और किसके मल्टीप्लाई बाई एल और ए, इस तरीके से होता है ये फॉर्मूला, ठीक है, इसी तरीके से होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध क्यों कह रहे हैं भाई? अब देखिए कोई बच्चा होगा तो इसको रटने की कोशिश करेगा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है सबके लिए अलग अलग होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है सबके लिए अलग अलग होता है। चांदी के लिए कुछ और होता है, सोना के लिए कुछ और होता है, लोहा के लिए कुछ और होता है। अरे भाई साहब, इसका नाम ही है विशिष्ट प्रतिरोध। तो जब उसके नाम में ही है विशिष्ट, तो सबके लिए विशिष्ट होगा ना, विशेष होगा। इसके लिए कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और। स्पेसिफिक वर्ड ही ये कह देता है कि स्पेशल, सब के लिए वो अलग अलग मान है। बात क्लियर? तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो रटने के बजाय वो हमको अच्छे से समझ आ जाएंगे। केवल एक ही टॉपिक नहीं, देखिए एक टॉपिक सब मैच कर जाएंगे हर टॉपिक। तो अब जब भी जिसमें स्पेसिफिक आएगा या फिर विशिष्ट आएगा तो आप समझ जाइए कि अलग अलग चीजों के लिए बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। तो हर एक गैस का एक के की वैल्यू होती है जिसको हम लोग स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि स्पेसिफिक है। तो किसी गैस के लिए कुछ और होगा के की वैल्यू, किसी गैस के लिए कुछ और होगा, किसी गैस के लिए कुछ और होगा, ठीक है। सबके लिए अलग अलग होगी। चलिए, समझ गए इसको, गैस का जो समीकरण है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आदर्श गैस का समीकरण। ये तो गैस का समीकरण है, आदर्श गैस का समीकरण। आदर्श गैस का समीकरण क्या कहता है? 1 ग्राम अणु गैस के लिए अगर हम देखें तो 1 ग्राम अणु गैस के लिए, ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम अणु गैस के लिए केवल यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाया जा रहा है। तो इसके लिए क्या कहेंगे? फॉर्मूला यहीं से बन के आया है। जो फॉर्मूला आपने देखा इसके ऊपर, वो फॉर्मूला यहीं से बना हुआ है। बस ये जो है किसके लिए बना है? आदर्श गैस के लिए बना है। तो ठीक है, तो आदर्श गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो यहाँ पर आर। अब ये आर क्या है भी बताते हैं। और आर और मल्टीप्लाई में क्या है? टी। टी यानी कि आपका क्या हो गया? टी यानी कि आपका टेम्परेचर हो गया। टी यानी कि आपका क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ये लाइन हो सकता है दिख रही हो। तो यहाँ पर क्या है कि यदि किसी गैस का अणुभार m हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसका अणुभार 1 है, ठीक है, तो इतना आ रहा है। लेकिन अगर किसी का अणुभार क्या हो? m हो, तब जो होगा यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि r और k में एक रिलेशन बनता है, ठीक है। ठीक है, r और k में क्या बनता है? एक रिलेशन बनता है। क्या बनता है? r और k में एक रिलेशन बनता है। तो यहाँ पर r, ठीक है, और r की एक वैल्यू होती है जो कि फिक्स होती है। देखिए, हमने कहा कि जो k की वैल्यू होती है वो स्पेसिफिक होती है, हर गैस के लिए कुछ और तो होगी, ठीक है। लेकिन r की वैल्यू जो होती है सबके लिए सेम होती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। तो r का मान हम लोग कैसे निकालते हैं? तो देखिए, r का मान यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टली है, बस आपको याद रखना है कैसे, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये काम आती रहेगी आपको। 8.31, ठीक है, होती है इसकी वैल्यू आर की। और इसका यूनिट आप याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है यूनिट कभी भी ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट बहुत पूछता है, ठीक। तो यहाँ पर ये इसका यूनिट हो गया। कभी कभी हम लोग ये यूनिट भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप यही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये किस में है? केल्विन में है। किस में है? केल्विन में है। ये आपका डिग्री सेल्सियस में है, तो ज़्यादा प्रेफर आप इसको हमेशा करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है क्वेश्चन वगैरह गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर m अगर अणुभार है तो k की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें r से, तो हम एक रिलेशन देख सकते हैं k r और अणुभार में। तो यहाँ पर ये रिलेशन बनता है, यहाँ से हम किसी भी चीज़ को निकाल करके काम अपना कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अच्छे से क्लियर कब होंगे? और अच्छे से क्लियर होंगे जब हम इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए अपने कॉपी में लिखने के लिए। हम यहाँ से बगल हो जाते हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, हटा दिया जाए, इरेज कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, कुछ चीज़ों को पहले हटा देते हैं इधर से, जितना जगह बन जाए हमको क्वेश्चन करने के लिए उतना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है ना, इधर का रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना।
चलिए, तो आप लोग अब बिल्कुल रेडी हो जाइए क्वेश्चन करने के लिए। भागिए मत इन सारी चीज़ों से, हम तो आपसे कह रहे हैं कि इन चीज़ों से भागिए मत, भागेंगे तो फिर नुकसान आपका होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में हैं, पहले कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर पहले लिख करके तब सॉल्व करेंगे, समय अगर रहेगा तो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिखा जाए, कहाँ गए भाई, हाँ देखिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अब देखिए समझिएगा, खुद से एक बार करने की पहले कोशिश कीजिएगा साथ में, तो उससे ये होगा कि क्या आपने समझा है, मतलब ये आप जो आपने समझा है कि आप क्वेश्चन में उसका यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन में उसको लगा नहीं पाते। तो एक बार आप अपने से करने की कोशिश कीजिए, जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे होते तब तक आप उसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसमें देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन बनेंगे। दो बर्तन ए तथा बी में एक ही गैस एक ही ताप पर भरी है, परंतु ए का आयतन बी के आयतन के 4 गुना है। अब समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आने लगा तो उसको करने लगिए। दोनों बर्तनों में दाबों का अनुपात, दोनों बर्तनों में दाबों का यानी कि प्रेशर का आपको अनुपात बताना है, रेशियो बताना है, अनुपात, ठीक है। क्या होगा, आपके पास में ऑप्शन है 4:1, दूसरा है बराबर, और फिर है 1:4, और उसके पास है कि दाब नहीं होगा। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समझिए कि कहाँ से क्वेश्चन ये उठा हुआ है ना, किस चीज़ से उठा हुआ है, किस नियम से आया है, कहाँ से आया है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि बर्तन जो है, एक ए है एक बी है, यानी कि इसका एक वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, आयतन ए और आयतन बी, और इसमें आपसे पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, दाबों का अनुपात पूछ रहा है, मतलब वॉल्यूम है और आपका प्रेशर है। तो वॉल्यूम और प्रेशर आपका किस में होता है, बॉयल के नियम में होता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एक ही ताप पर, देखिए एक ही ताप पर, तो एक ही ताप कहने का मतलब क्या है कि जो पहले वाले का टेम्परेचर है वही, दूसरे वाले का भी टेम्परेचर वही, कहने का मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो बॉयल का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर गैस के स्थिर ताप पर, ताप चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गैस का जो दाब होता है उसके वॉल्यूम के मतलब वॉल्यूम के गुणनफल के स्थिर होता है, ठीक है। तो इसी चीज का हमको इस्तेमाल करना है, इसी चीज का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको कुछ ऐसा तो दिया नहीं है जिससे हम कर पाए कुछ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, आप इसमें देखेंगे पहले कितना था, बाद में कितना हो, पहले को आप 1 लिखेंगे, दूसरे को आप 2 लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि पहले का प्रेशर को हमने P1 मान लिया, और दूसरे के और पहले के वॉल्यूम को हमने V1 मान लिया, समझिएगा बस, ठीक है। और फिर क्या आया, दूसरा आया, तो दूसरे को हम P2 मान लिए, और यहाँ पर इसके वॉल्यूम को V2 मान लिए। ये हमने अभी बस जस्ट मान लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड दी गई हैं। हमको P1 और P2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो P1 और P2 का निकालना ही है, तो हम यहाँ पर A1 को जो कह रहे हैं, इसको हम लोग PA कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, PA कह सकते हैं। तो इसको कहेंगे ए, तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए बी दे दिया है, तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है, आ गया ये। अब हमने देखा कि हमको ये और ये का रेशियो चाहिए, यानी कि इसमें से हमको कुछ भी चीज़ दी नहीं है, बस उसका रेशियो निकालना है। तो हमको इससे परेशान नहीं होना, ये दोनों का कहानी खत्म। अब बचा ये और ये। तो अब देखिए, इसमें इन दोनों में रिलेशन दिया है, कहा कि परंतु
ए का आयतन, ए का जो आयतन है बी के आयतन का कितना है, 4 गुना है। तो बी का आयतन कितना है, मतलब कि जो दूसरा हमारा पात्र है, जो दूसरा हमारा बर्तन है, उसका आयतन हमने कितना मान लिया है, वी मान लिया है। और पहले वाले का कितना है, वी ए है। तो वी ए कह रहा है, यानी कि जो ए वाला है वो कितना है, अगर हम बी के हिसाब से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो बी के हिसाब से ये बी के आयतन का 4 गुना है। तो इसको हम चाहें तो वी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू दी है प्रश्न के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 4 वी बी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसको हमने वी बी माना, लेकिन ये जो है हमारा 4 वी बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इतनी चीजें हमको क्वेश्चन में बताई गई हैं, इसको हमने मान लिया, इसको भी हमने माना, सबको हमने माना पहले। ठीक है, उसके बाद देखा क्या रिलेशन दिया गया है, तो हमने जब इसको वी बी माना था तो कहा कि जो वी ए की वैल्यू होगी वो वी बी के 4 गुना होगी, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम लगाते हैं यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, बॉयल का नियम लगाएंगे। बॉयल का नियम लगाते हैं, तो बॉयल का नियम कहता है कि P1V1 इक्वल P2V2 होता है। क्या होता है, P2V2 होता है। ठीक है, तो P1 हमको मालूम है, P1 हमारे पास PA है। ठीक है, और V1 कितना है हमारे पास में, V1 हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास में है 4VB। ठीक है, अब हम इसको चाहें तो एक बार लिख सकते थे, VA लिख सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, P2 आपको तो निकालना, मतलब P2 तो निकालना ही है, इनका तो रेशियो लेना है। तो P2 आपने क्या माना, PB को माना है। ठीक है, हो गया। ठीक है, इसके बाद V2 क्या होगा आपका, V2 आपका क्या होगा, VB होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है, इसके जगह हमने अपने क्वेश्चन के हिसाब से रखा है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ए बी थोड़ी ना दिया रहेगा, इसमें दिया था तुमने ए बी रखा। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम इसको हमको बस नीचे लाना है बस। तो ये पी ए हो गया और ये नीचे आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, पी बी, ये रेशियो बन गया, बस इसी की वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को यहीं पर रहने देना होगा, वी बी हमारा यहीं पर रहेगा, ये चीज़ जो है इधर जाएगा, तो घूम करके 4 और वी बी। अब यहाँ से देखिए वी बी और वी बी निपट जाएगा, तो बचेगा 1, क्या बचेगा, 1/4। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं रेशियो में, 1/4। ठीक है, यानी कि 1:4 कहेंगे। बात क्लियर है। तो प्रेशर का जो रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 का बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आसान तरीके से समझ आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन इस पर और कर लीजिएगा हमारे तरफ से, कि 2 बर्तन ए और बी है, इसमें गैस का जो है एक ही तापमान पे है, सब कुछ सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब की बारी क्या है, अब की बारी बी का जो आयतन है, बी का आयतन ए के 4 गुना है। ठीक है, तो आप दाब में अंतर आप बताइएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन वगैरह सब कुछ यही है। ठीक है, एक ऑप्शन हम चेंज कर दे रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आपके ऑप्शन में नहीं आया, ठीक है, अगर इसमें से हो सकता है आ जाए, तो नहीं आएगा तो फिर आप NOT समझ करके उसको लगा दीजिएगा, लेकिन बताइएगा कि कितना आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए हटाते हैं इसको, हटाया जाए। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा सा लिखने में बड़ा है, लिखना पड़ेगा। चलिए तो इसको लिखते हैं। ठीक, इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, 2 नहीं है ये, 2 इसके साथ में है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का ये पर क्या लिखा हुआ है भाई, का वायु का एक, अच्छा का वायु का, यानी कि हवा का, वायु का एक बुलबुला। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हमने आपको हाइड्रोस्टैटिक में भी कराए हैं। ठीक है, का बुलबुला, कहाँ गया भाई बुलबुला, 15 मीटर गहरी 15 मीटर गहरी झील की तली, ठीक है,
गहरी झील की तली से ऊपर, तली से ऊपर झील, ऊपर झील के तल की, तल की, लिखते चलिए, समझते चलिए, तल की सतह पर, सतह पर आता है। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? एक बुलबुला है जो कि गहराई में पानी से है, पानी में से निकलता हुआ बाहर आ रहा है। ठीक है, कितना नीचे है? 15 मीटर गहराई पे है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतना गहराई पर है, ऊपर आ रहा है, आता है। आगे क्या है कि यदि झील का ऊपरी सतह, यदि झील का ऊपरी सतह, यदि झील का ऊपरी सतह पर वायुमंडल, वायुमंडल दाब, ठीक है, वायुमंडल दाब क्या है? 10 मीटर, 10 मीटर जल के स्तंभ। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से बड़े हो जाते हैं ना, फिर मन करता है कि पूरा लिख करके तब सॉल्व करें। क्या है? जल के स्तंभ, स्तंभ, ठीक है, स्तंभ मतलब वो हाइट की बात हो रही। ठीक है, स्तंभ के दाब, के दाब के दाब के बराबर, दाब के बराबर दाब के बराबर हो तो झील की सतह, झील की, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत छोटा है लेकिन देखने में बहुत बड़ा है। झील की सतह पर, सतह पर, अब आप इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, एग्जाम में आ जाएंगे तो फिर कहेंगे अरे इससे क्वेश्चन आ रहा था, इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन आ रहा था। पर उस बुलबुले, उस बुलबुले का आयतन, का आयतन होगा। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है, ऑप्शन भी हम बता दे रहे हैं। 10 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब और 8 और 10 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब और 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व किया जाए साहब? तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या है पहले समझना चाहिए ना, कौन सा नियम उम लगा दे, क्योंकि आपको जब एग्जाम में आता है ना तो आपको ये पता नहीं होता किस चैप्टर का है ना, कहाँ से नियम उठा करके लगा दे, क्योंकि बहुत सारे नियम आपको सेम दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी वहाँ पर समस्या ही होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 सेंटीमीटर आयतन का एक क्या है, एक बुलबुला है। कैसा बुलबुला है? देखिए थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका झील है। ठीक है, मतलब झील की ऊपरी सतह, इधर आपका हवा वगैरह, इधर नीचे पूरा पानी है। ठीक है, ये नीचे जो है पूरा क्या है, पानी है, झील में भरा हुआ पानी है। ठीक है, इस तरीके से ये झील आपकी। अब क्या कहा गया कि झील के अंदर से एक बुलबुला जो है निकलता है, और झील के अंदर जो बुलबुला है उसका आयतन कितना है भाई साहब? उसका आयतन कितना है? देखिए यहाँ पर आयतन, जो यहाँ पर क्या कह रहा है, बुलबुला जो है कितनी गहराई पर? 15 मीटर की। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ तक 15 मीटर है, मान लीजिए कि हमने मान लिया कि ये टोटल कितना है, 15 मीटर है। तो यहाँ पर जो बुलबुला होगा, यहाँ पर जो बुलबुला होगा पानी का, ठीक है, ये सॉरी पानी का नहीं होगा, गैस का होगा, क्योंकि गैस की बात हो रही है तो गैस, बुलबुला तो गैस का ही होता है, अभी उसमें हवा ही भरी होती है, इससे बुलबुला होता नहीं तो पानी ही रहेगा सब। तो इसका जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? इसका जो वॉल्यूम है वो है 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, कहने का मतलब कि इसका हमको वॉल्यूम पता है। तो अब इसमें देखिए दो चीजें आ रही है, एक सतह के अंदर मतलब कि झील के नीचे सतह तली पर, और एक है इसके सतह पर। ठीक है, तो दो चीजें हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं तली पर। क्या लिखते हैं? तली पर। ठीक है, मतलब कि झील के तली पर, तली मतलब ये नीचे। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम जो दिया गया है तली पर वॉल्यूम क्या है? तली पर वॉल्यूम आपका जो जो पहले दिया है उसको लिख लीजिए, फिर खुद ही समझ में आएगा कि क्या चीज़ यहाँ पर है।
तो तली पर वॉल्यूम जो है वो कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर कोई चीज़ आपको प्रेशर वगैरह दी गई है क्या? बिल्कुल दिया गया है। क्या कह रहा है यहाँ पर? कहा जा रहा है कि 15 मीटर गहरी झील की तली से ऊपर झील के तली की सतह पर आता है। ठीक है, तो जब ये 15 यहाँ पर 15 मीटर गहरी है तो हमने कहा कि एक उसका प्रेशर लग रहा होगा। जैसे कि कोई चीज़ यहाँ पर है तो ये पानी के अंदर है, इसी वजह से इस पर प्रेशर लग रहा है। भाई हमने आपको हाइड्रोस्टैटिक में पढ़ाया था, अगर आपने उसमें देखा होगा तो हमने बताया था कि जो जल होता है, रुका हुआ जल होता है, स्थैतिक जल होता है, वो क्या करता है किसी भी चीज़ पर प्रेशर लगाता है। ठीक है, चारों तरफ से दबाने की कोशिश करता है। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक गया नीचे, तो जितना ये जल है ना, ये इस पर दबाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो कितना है ये टोटल हाइट कितनी है? 15 मीटर। ठीक है, तो 15 मीटर इसकी हाइट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 15 मीटर जल के स्तंभ का दाब लगा रहा होगा। कितना लगा रहा होगा? कितना दाब लगा रहा होगा? यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा P, ठीक है, इसको हम, क्योंकि ये तली पे है तो इसको हम P2 कह देते हैं, मतलब V2 और P2 कह देते हैं। ठीक है, और इधर ऊपर वाले को V कह देंगे, 1 कह देंगे। ठीक है, तो ये तली पर है तो इसको हमने कहा P2, तो P2 कितना होगा? 15 क्या होगा? 15 मीटर जल के स्तंभ के दाब के बराबर होगा। स्तंभ का दाब, ठीक है, स्तंभ का दाब। ठीक है, कितना दाब लग रहा होगा? क्योंकि 15 मीटर अंदर है तो उतना दाब लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमने P2 जो बता रहे हैं ये केवल पानी का बता रहे हैं, लेकिन P2 एक और होगा, क्योंकि ऊपर भी आपका यहाँ पर दाब लग रहा होता है। ऊपर कौन सा दाब लग रहा होता है? ऊपर जो आपका दाब लग रहा होता है, इस पे आपका एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडल का दाब लग रहा होता है। कहने का मतलब है कि पानी के ऊपर हवा दबा रही है और पानी जो है उसको भी दबा रहा है। तो कहने का मतलब इस पे दो तरीके का प्रेशर लग रहा है। यहाँ पर हवा किसको दबा रही है? हवा जो यहाँ पर है वो किसको दबा रही है? पानी को दबा रही है थोड़ा बहुत। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों को भी दबा रही है हवा। ठीक है, तो ये इसको दबा रही है, पानी इसको दबा रहा है। तो कहने मतलब इस पे दो तरीके का प्रेशर लग रहा है, एक पानी की वजह से और एक ये भी लग रहा है। तो ये जो P2 आएगा आपका ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ प्लस इसमें आप क्या कर दीजिए, इसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ऐड कर दीजिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है? 1 बार होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है? यदि झील की ऊपरी सतह पर वायुमंडलीय दाब आपको बताया है कि वायुमंडलीय दाब कितना है? 10 मीटर है। ठीक है, तो आप इसको कर दीजिए 10 मीटर जल के स्तंभ का दाब। ठीक है, 10 मीटर जल के स्तंभ के दाब, इसमें कहा भी है 10 मीटर जल के स्तंभ का दाब। ठीक है, तो इतना कहा है, तो कहने का मतलब है कि ये आपका टोटल जोड़ने के बाद क्या होगा? P2 होगा। तो हमने यहाँ पर बता दिया तली पे कितना होगा। अब हम बात करते हैं यही चीज सतह पर कितनी होगी। तो सतह पर बात कर लेते हैं, सतह पर। ठीक है, सतह पर ही तो हमको बताना है। सतह पर हमको बताना है, पूछा है कि झील की सतह पर उस बुलबुले का आयतन क्या होगा। तो उसका आयतन हमने यहाँ पर माना कि ये V1 होगा। ठीक है, उसका आयतन वहां पर V1 होगा। तो अब यहाँ पर आएगा कुछ ना कुछ आयतन है तो कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा। तो प्रेशर उसकी सतह पर क्या होगा? भाई यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे बुलबुला ऊपर जाता जाएगा वो कुछ ना कुछ बड़ा होता जाएगा। क्यों बड़ा होता जाएगा? क्योंकि उसके ऊपर से प्रेशर हटता जा रहा है। भाई अगर आप कोई चीज, इसको समझिए ऐसे, सोखते की चीज है, सोखता समझते हैं, ठीक है, जो पानी सोखने के काम में आता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर आप उस पर प्रेशर लगा करके रखे हुए हैं तो वो एकदम कम रहेगा, उसका आयतन कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर छोड़ते जाएंगे वो ऐसा बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, और फिर फाइनल अपना शेप जितना है वो ले लेगा। तो वही चीज इसके साथ होती है, जितना बुलबुला नीचे जाता है उतना छोटा रहता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर आता जाता है ऐसे वैसे बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि आया, अब ये सरफेस पे आ चुका है और ये इतना बड़ा हो चुका है। ठीक है, ये इतना बड़ा हो चुका है। तो अब इसका आयतन यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, तो उसको हमने V1 मान लिया। ठीक है, अब इसका इस पे कुछ ना कुछ प्रेशर भी लग रहा होगा इस टाइम पे। तो उस प्रेशर को हम कैसे लिखेंगे? ये आपका वॉल्यूम हो गया, इसके ऊपर प्रेशर मान लीजिए कि हमने माना P1 लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? P1 लग रहा होगा। अब यहाँ पर सरफेस पे कौन सा लगेगा? पानी का थोड़ी लगेगा, क्योंकि अब पानी से तो ऊपर आ चुका है, एकदम उसके सतह पर आ चुका है। तो उसके ऊपर पानी तो है नहीं, उसके ऊपर क्या है? हवा है बस। ठीक है, तो हवा की वजह से इस पे एक प्रेशर लग रहा होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे?
वायुमंडलीय दाब कहेंगे। तो वायुमंडलीय दाब कितना है? वायुमंडलीय दाब इसके पास में है 10 मीटर, 10 मीटर जल के स्तंभ का दाब। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये सब का सब जल के स्तंभ के दाब के रूप में दिया गया, तो आप सबको वही रख देंगे, इसमें कोई यूनिट वगैरह चेंज नहीं करेंगे। इसको आप न्यूटन उसमें नहीं निकालने लगेंगे, ठीक है, जो पास्कल वगैरह में नहीं निकालने लगेंगे कि पास्कल में निकालिए प्रेशर कैसे आएगा, ये तो प्रेशर दिया है पास्कल में आना चाहिए, ठीक है, उसकी एसआई यूनिट में निकालने लगे। तो ऐसा परेशान मत होइएगा, यहाँ पर जल के स्तंभ के दाब में यहाँ भी दिया है, यहाँ सब सेम यूनिट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको V1 फाइंड करना है, बस फाइनल पता चल चुका है। तो हमारे पास कौन सा नियम अब लगना चाहिए? ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आने में क्या टेम्परेचर कोई बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा? ठीक है, टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, पानी का पानी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक तरीके से हम मान सकते हैं कि टेम्परेचर जो हमारा स्थिर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है द्रव्यमान और आयतन जो है वो सॉरी प्रेशर और आयतन जो है वो बदल रहा है, दाब और आयतन बदल रहा है। तो इसके लिए कौन सा नियम लगेगा? बॉयल का नियम लगेगा। बॉयल का नियम क्या कहता है भाई? बॉयल का नियम कहता है, बॉयल का नियम क्या कहता है, यहाँ पे लिख दे क्या? बॉयल का नियम कहता है कि P1V1 बराबर P2V2, P1V1 बराबर P2V2, है ना। तो यहाँ से हम रख सकते हैं, चलिए डायरेक्ट यहीं पर रख देते हैं। तो P1 हमारे पास कितना है? P1 हमारे पास है 10, ठीक है, तो इसको हम सीधे सीधे 10 रख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा लिखेंगे पूरा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 मीटर जल के दाब है, एक तरीके का दाब ही, ठीक है, तो हमने बस उसको 10 रख दिया। उसके बाद V1 तो हमको निकालना ही है। P2 कितना होगा भाई? 10 ये है, 15 ये है, 10 15 कितना हो जाएगा टोटल? 25 मीटर, 25 मीटर जल के स्तंभ के दाब के बराबर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो ये 25 हो जाएगा। और उसके बाद V2 कितना है आपका? V2 कितना है? V2 कितना है भाई? अच्छा, V2 दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम। तो जैसे आप यहाँ पर वॉल्यूम सेंटीमीटर स्क्वायर में रख रहे हैं, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए ना। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो V की वैल्यू आएगी सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। यहाँ पर जैसे आप प्रेशर किस में रख रहे हैं? पास्कल में रख रहे हैं, तो यहाँ भी जो रखेंगे पास्कल में ही रखेंगे। उसी तरीके जैसे आप यहाँ पर स्तंभ मतलब जल के स्तंभ के दाब के रूप में रख रहे हैं, तो इसमें आप रख रहे हैं तो इसमें भी वही रखेंगे। समझ पा रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने दाब के स्तंभ के रूप में रखा था, जल के स्तंभ के रूप में, तो यहाँ पर भी हमने जल के स्तंभ के रूप में रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से V1 अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 और बटे में 10, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया, हमको कैसे पता? हमने कहा कि आप V1 जो रखेंगे, मतलब V2 जो रख रहे हैं V1 आएगा, V1 जो रख रहे हैं V2 आएगा, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने V2 कितना रखा था? सेंटीमीटर क्यूब में रखा था, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो 5 आ गया, तो 5 यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इस तरीके से हाइड्रोस्टैटिक में क्वेश्चन हमने बताया था, उसमें इस तरीके से आपको जो दाब है वो बस चेंज था, वो आपको जल के रूप में नहीं दिया था, वो आपको पारे के रूप में दिया था। ठीक है, तो पारे के रूप में भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो वहां पर भी हमने आपको बताया था कि बॉयल के नियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए समझिए, आगे बढ़े, है ना। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, आपको ये सब करने चाहिए। चलिए, एक क्वेश्चन आपको इसका होमवर्क हम दे देते हैं, आप उसको कीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इसका हम होमवर्क देते हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन है उसका, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। बस इसी पे आपको जो कॉन्सेप्ट हमने बताया ना, बस इसी पे आपको उसको लगा देना है। ठीक है, और आपका उसका आंसर आ जाएगा। चलिए, क्या क्वेश्चन है? वो भी झील वाला ही क्वेश्चन है, मतलब एकदम सेम क्वेश्चन है, बस आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। बस क्या है कि झील की तली से, झील की झील की झील की तली से सतह तक उठने में वायु में एक बुलबुले का एक
एक बुलबुले का ठीक है, एक बुलबुले का आयतन 8 गुना। और देखिए एक चीज समझिए, जैसे जैसे अब जैसे इसमें 8 गुना कह दिया, तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते कि हम सतह की बात कर रहे हैं कि सर ऊपर, मतलब कि नीचे जो तली है उसकी बात कर रहे हैं कि ऊपर सतह की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज होते तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ऊपर हमेशा आयतन ज्यादा रहेगा, नीचे हमेशा कम रहेगा, क्योंकि नीचे प्रेशर लग रहा है तो आयतन कम हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो है हमेशा ज्यादा रहेगा। तो जैसे 8 गुना कह दिया तो समझ जाइए कि 8 गुना किसके लिए होगा, ये ऊपर वाले के लिए होगा, सतह के लिए होगा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए इसके बाद है कि 8 गुना हो जाता है, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है यदि 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 वायुमंडलीय, ठीक है, यदि वायुमंडलीय दाब, यदि वायुमंडलीय दाब h ऊंचाई के स्तंभ, h ऊंचाई के स्तंभ के बराबर हो तो, इसमें भी देखिए जो प्रेशर है वो स्तंभ के हिसाब से दे दिया है, बराबर हो तो झील की गहराई क्या होगी। क्या बात है, झील की, ये देखिए सब क्वेश्चन ना अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है। झील की, ये सब तब पता चलेगा ना जब आप एग्जाम दे करके आएंगे ना, जो बच्चे से इन चीजों से भाग रहे हैं उनको पता चलेगा, ठीक है। झील की गहराई होगी, झील की गहराई होगी, फिर आकर के कहेंगे सर हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, ये क्वेश्चन आया था, आपने ये नहीं बताया था, आपने वो नहीं बताया था, ठीक है। फिर हम पूछेंगे बेटा जी आपने कितना पढ़ा था। चलिए इसके बाद क्या है 8H, ठीक है। तो ये आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है ये शायद राइट आंसर है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि क्या ये 7H आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए। झील की तली से सतह से उठने में इसका आयतन दे दिया है, तो एक का आयतन अगर आप मान लेंगे, जैसे कि आपने मान लिया कि जो तली है उसका आयतन अगर v है, तो सरफेस का आयतन क्या हो जाएगा 8v हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 8 गुना उसका होगा। तो आपको दोनों का आयतन मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, उसके बाद दोनों का प्रेशर आपको निकालना है, दोनों का प्रेशर निकालना है। तो आप ये मान लीजिए यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कितना लग रहा है h, तो यानी कि सतह पर देखिए ये सतह पर है और ये आपका नीचे वो v है, ठीक है। तो इस पर सतह पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, h लग रहा होगा, डायरेक्ट हम प्रेशर लिख रहे हैं, ये h जो है प्रेशर है, ठीक है, ठीक है। h जो है वायुमंडलीय दाब है। लेकिन यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पर 2 प्रेशर लग रहा होगा। एक आपको वायुमंडलीय दाब तो लग ही रहा होगा, साथ ही साथ एक प्रेशर और लग रहा होगा जो कि पानी की वजह से लग रहा होगा, ठीक है, पानी की वजह से लग रहा होगा। और जो पानी की वजह से दाब लग रहा होगा वही तो आपकी गहराई होगी, क्योंकि वही हाइट की वजह से लग रहा होगा। तो उसको मान लीजिए कि कितनी हाइट है, h हाइट है, तो इसी के कारण यहाँ पर आपका जो है प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इन चीज़ों को कर लिया। अब इसके बाद आप यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पूरा बता देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कीजिएगा सॉल्व करने की कोशिश और उसके बाद निकाल करके बताइएगा, देखिए कितना आंसर आता है, ठीक है। आई थिंक ये 7H है, अगर दूसरा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। हमको शायद ध्यान है कि वो सब 7H है ना, ठीक। तो निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे भाई, हो जाना चाहिए, ठीक है, ये आ जाना चाहिए आपका आंसर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये H जो है ये केवल हम पानी का लिख रहे हैं, ठीक है। इसको साथ में आप लिखेंगे तो मतलब कि यहाँ पर टोटल जो आप लिखेंगे प्रेशर वो आपका ये वायुमंडल वाला रहेगा और साथ में पानी वाला रहेगा, ऐसा करके। अब तो हमने सब कुछ लिख दिया भाई, है ना, प्रेशर लिख दिया यहाँ का और यहाँ का लिख दिया। अब आपको बस P1 सॉल्व ही कर दे क्या, P1 V1 V2 P2 V2, चलिए कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर P1 कितना है भाई, ये आपका H है, ठीक है, ये आपका कितना है 8V है, एक बार देखते हैं, ठीक है, शायद इसी तरीके से। आपका P2 कितना है भाई, P2 आपका कितना है, P2 आपका है H प्लस H, क्या है H प्लस H,
और इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई किसके साथ में है, ये मल्टीप्लाई किसके साथ में है, किसके साथ में, v के साथ में, v के साथ में, है ना, यही है। तो अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या आता है, h की वैल्यू आपको निकालनी है बस, बाकी का सब कुछ ठीक है कट जाना है। कि बाकी कैसे कटेगा, देखिए इस v से ये v कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8h, ठीक है, और यहाँ से आपका आएगा h और प्लस ये h। तो आपको ये स्मॉल h की वैल्यू निकालनी है, इसको आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 7h, क्योंकि ये इधर आएगा तो घट जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है 7h, है ना, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा देते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि है भाई तो छोटा सा है ना, हमने छोटा सा सॉल्व करके दिखा दिया तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन जब वो एग्जाम में आप देखेंगे ना, फिर आपको समझ आएगा कि छोटा ही बड़ा है। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ कुछ तो ध्यान आएगा कि यार कुछ तो हमने सुना था, कुछ तो सर ने बताया था, लेकिन क्या करना था ये ध्यान नहीं, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे। स्क्रीनशॉट, चलिए सॉल्व करके दे दिया होमवर्क वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसी में कुछ और कर दे क्या। चलिए एक क्वेश्चन इसमें आप नोट कर लीजिएगा, आप पहले इरेज कर देता है तो फिर आप लोग वहीं से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है 8 गुना ना हो करके, 8 गुना ना हो करके ये 5 गुना हो जाता है, तब आपको बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए निकाल करके बताइएगा, निकाल करके बताइएगा। 4h आएगा, ध्यान रखिएगा, वो 5 गुना होगा तो ये 4 आ जाएगा, वो 3 गुना होगा तो 2 आ जाएगा। लेकिन निकालिएगा, ठीक है, साथ में, ठीक है, करने की कोशिश कीजिएगा। हटा इसको, आगे बढ़े। देखिए जब ढेर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आपको ट्रिक वगैरह ना खुद ही से मालूम हो जाती है, आप खुद ही ट्रिक लगा लेंगे। लेकिन आप पहले ट्रिक लगाएंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर दिक्कत है, फिर आप ट्रिक में फंसे रहेंगे, अब ट्रिक से कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, और अगर आप अभी ध्यान नहीं रख पाएंगे तो एग्जाम के बाद आप हमारी बातों को याद करेंगे। अभी ध्यान रखने के लिए ना, ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो आप बाद में याद करेंगे। ठीक है, एक बार तो याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप पहले कर लीजिए चाहे बाद में कर लीजिए। पहले कर लेंगे तो फायदा होगा, बाद में करेंगे तो नुकसान कराने के बाद करेंगे। चलिए एक गुब्बारा, एक गुब्बारा जानते हैं, हैप्पी बर्थडे वाला बैलून। ठीक है गुब्बारा, एक गुब्बारा को, एक गुब्बारा को 5 डिग्री सेल्सियस है, एक गुब्बारे का आयतन, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गुब्बारे, दूसरा क्वेश्चन लिखने लगे थे, एक गुब्बारे का आयतन 35 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, देखिए गैस में ऐसा होता है ना, जैसे वाला सॉलिड है, जैसे सॉलिड है, इसका आयतन हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पे फिक्स रहेगा। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो इसका पिघलेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ पिघलेगा। ठीक है, आयतन तब भी फिक्स रहेगा, लेकिन गैस में सब नहीं होता। गैस में अगर हम उसके आयतन मतलब टेम्परेचर को, प्रेशर को बढ़ाते घटाते हैं तो उसका आयतन भी चेंज होने लगता है। तो यही तो हम लोग कहते हैं ना कि उसका आयतन फिक्स नहीं होता है, ना आयतन फिक्स होता है ना आकार फिक्स होता है। आपने डिफिनेशन क्या पढ़ी थी क्लास 5 में, क्लास 6 में क्या पढ़ी थी, गैस की डिफिनेशन ही सब तो पढ़ा था कि उसका ना आकार फिक्स होता है ना आयतन फिक्स होता है। ठीक है, कैसे, यही तो आप समझ पा रहे हैं ना। अब आप बेसिक भूल रहे हैं जो आपने क्लास 6 में पढ़ के आए थे। ठीक, चलिए तो घबराइए नहीं, बहुत सारा कुछ कठिन नहीं, क्लास 6 का ही है ना बेटा। चलो, तो यहाँ पर क्या है 35 डिग्री सेल्सियस पर 3.08 लीटर। आप ऐसे नंबर ही दे करके पहले घबरा जाते हैं यार कैसे करेंगे, लीटर है। यदि यदि गुब्बारा, यदि गुब्बारे को, यदि गुब्बारे को 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए, तक क्या किया जाए, ठंडा किया जाए किया जाए तो आयतन होगा, तो आयतन होगा। ठीक है, दाब आगे लिखा हुआ है कि दाब, दाब जो है स्थिर मानिए, स्थिर
मानिए दाब क्या मानना है आपको, दाब को स्थिर मानना है कि दाब जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, दाब जो है आपका वो चेंज नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद ऑप्शन, ऑप्शन क्या क्या है भाई, ऑप्शन आपके पास में है 2.78 लीटर, 0.44 लीटर, 0.88 लीटर और इसके बाद लास्ट में क्या है NOT, ठीक है। चलिए समझिए भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको दाब को स्थिर करने के लिए कहा जा रहा है, तो दाब को स्थिर करने के लिए कहा जा रहा है तो क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, देखिए गैस का मतलब कि जो चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम तो ही है ये वाला नियम, ठीक है, इसमें आपको दाब तो कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो दैट मीन्स दाब यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। तो आपका जो ये दूसरा नियम दिख रहा है इसमें आप देख पा रहे हैं आयतन और परमताप। अब ये हम नियम डायरेक्ट ऐसे कैसे चूज कर लिए, हमको कैसे पता चला, आप तो आपको तो पता है लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर हमने देखा कि आयतन दिया है और टेम्परेचर दिया है, तो आयतन और टेम्परेचर दिया है तो हमने आयतन और टेम्परेचर वाले फॉर्मूले के पास पहुंच गए। चलो भाई बताओ क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो भाई कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक टेम्परेचर दिया एक आयतन दिया, एक टेम्परेचर एक आयतन निकालना है, ठीक है। आयतन दिया है इतना और टेम्परेचर दिया इतना, ठीक है। तो टेम्परेचर आपको क्या दिया है पहला, यानी कि आप मान सकते हैं T1 जो दिया है आपको वो कितना दिया गया है, T1 मान लीजिए, T2 मान लीजिए, अगर आप इसको T1 मानेंगे इसको T2 मानना पड़ेगा, साथ में आप करस्पॉन्डिंग मानिए बस, ठीक है। तो T1 इसको हम मान रहे हैं तो ये 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, वॉल्यूम मान रहे हैं V1, तो V1 कितना है 3.08 लीटर, ठीक है, लीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि ये किया है, ये आपका आयतन और परम ताप में संबंध है, नॉट ताप, नॉट ताप, परम ताप। अब परम ताप किस में होता है, सेल्सियस में होता है, बिल्कुल नहीं होता, किस में होता है, केल्विन में होता है। तो इसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 35 को 273 में ऐड करेंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, जो कि चेंज करने के बाद कितना आएगा 538 होता है बच्चा, ठीक है। और यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, ये आपका 0 होता है ना, हाँ यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 308 होता है, क्या हो जाएगा, जो भी है ना, गलत होगा तो आप लोग कह लिए कमेंट करके बताइएगा। चलो तो ये हो गया, तो ये आपका लीटर हो गया, ये आपका टेम्परेचर हो गया, बिल्कुल ओके गुड। टेम्परेचर T2 क्या है, क्या है 5 डिग्री तक इसको ठंडा कर दिया गया, 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा, 5 डिग्री ठंडा नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, 5 डिग्री अगर ठंडा किया गया होता तो इस टेम्परेचर में से 5 कम करते, 30 करते, लेकिन यहाँ पर कहा गया 5 तक ठंडा कर दिया गया, मतलब 5 उसका ला दिया गया टेम्परेचर, ठीक है। तो 5 ला दिया गया तो सीधे सीधे इसका टेम्परेचर 5 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। इन चीजों में थोड़ा ध्यान रखिएगा, 5 डिग्री कम कर दिया गया मतलब 30 में से 5 कम कर दिया गया, 5 तक कम कर दिया मतलब 5 ला दिया गया है, ठीक है, अंतर है दोनों में, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको भी हम 5 को ऐड कर देंगे 273 में, तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका केल्विन में आएगा, हाँ तो ये हो जाएगा 278, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, इतना केल्विन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। जब 5 कर देंगे तो उसका आयतन क्या होगा, यानी कि आपको V2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, कैसे निकालेंगे, चलिए कैसे निकालते हैं देखिए, तो कहाँ है, ये है आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है कि V1/T1 इक्वल में V2/T2, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो V1 क्या है आपके पास में, ये है, आप रख दीजिए, कितना रखेंगे, इसको आप रखेंगे तो आएगा 3.08, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लीटर में रख रहे हैं तो ये भी वैल्यू जो आएगी लीटर में ही आएगी, ठीक है, आपको लीटर में लाना भी है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, टेम्परेचर आपका 308, अब आप डिग्री गुरी मत लिखिए, ठीक है, हो गया, वो आपको केवल वैल्यू रखनी है उसकी, ठीक है। और आपको V2 तो निकालना ही है, V2 तो निकालना ही है बेटा, आपको T2 पता है, T2 कितना है भाई, T2 ये है,
T2 है 278, ठीक है, 278, ठीक है, अच्छी बात है, 278। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये और ये सेम आपको दिख रहा है, ठीक है, सेम दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट है, तो अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे इसमें 2 जीरो आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको कट करेंगे 1 बार तो ये यहाँ से कटेगा 100 टाइम्स, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब इतना तो समझना पड़ेगा, बेसिक कैलकुलेशन है ना। तो मतलब कहने का मतलब इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, बाद में कट कर दीजिए, वही आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ आ गई आपकी। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है V2। तो V2 को यहीं रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो जब आप इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 7 8, और यहाँ से आ जाएगा आपका, नीचे तो 100 रहेगा ही, ये तो इधर आया है 1 के पास में, और इधर क्या बचेगा, केवल और केवल V2 बचेगा। क्लियर। तो अब आप क्या करिए, V2 निकालने के लिए, V2 को निकालने के लिए इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.78 आएगा। 2.78 क्या, लीटर। 2.78 क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, 2.78 लीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, मतलब कि यहाँ पर ये कॉपी है, इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन इस बोर्ड पर लिख करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें लिख कर करेंगे तो समय लगता है, ठीक है। बोर्ड पर क्वेश्चन लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी समय भी हो गया है क्लास का भी, ठीक है, क्योंकि थ्योरी भी बतानी पड़ी, क्वेश्चन भी बताना पड़ा। तो इसके बाकी के जो क्वेश्चन है, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और होंगे अलग अलग टॉपिक्स के, तो उसको जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो अगला टॉपिक की बात करेंगे तो उसमें इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं सबको करा देंगे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, जिनके पास भी बुक है इन चैप्टर्स को पढ़िए, क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। इन चीज़ों को छोड़िए नहीं, यहीं से तो क्वेश्चन आने हैं, जो चीज़ हम छोड़ते हैं वहीं से तो क्वेश्चन आएंगे भाई। हीट उट से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर कैसे आएंगे, बात समझ पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ के रखिए, कम से कम इतना पढ़ कर रखिए कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लीजिए, और ज़्यादा बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप देखेंगे अपने बुक वगैरह में इसके छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब देखने में तो बड़े लगेंगे, भयंकर डरावने लगेंगे, लेकिन आप जब उनको सॉल्व करेंगे, उनका फॉर्मूला समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, यही सब फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब इसके बहुत ही डीप में जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इतना डीप में जाएगा नहीं, ठीक है। तो आपको यही सरफेस का ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और बाकी के जो अपने दोस्त वगैरह उनको भेजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इधर जो नंबर वगैरह दिया रहता है वहाँ पर मैसेज करके आप बुकलेट वगैरह फ्रीली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।